अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान द सिटी ऑफ लव सादिकाबाद से उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है कि पाकिस्तान में खासकर पंजाब में हमें बिजली के बिल ज़्यादा क्यों भरने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका यूनिट महीने में 200 से कम है, मतलब पूरा 200 का फिगर या 199 का फिगर है, तो आपको जो बिल आ रहा है वो है 3100, तकरीबन 3080 रुपये है। और अगर आपका बिल 201 है, मतलब सिर्फ एक यूनिट ऊपर चलता है, तो आपको बिल आता है 8170 रुपये, मतलब तकरीबन 8200 रुपये। तो ये तकरीबन 5100 रुपये का फर्क ये क्यों आ रहा है? आपने भी ये काफ़ी टाइम से ज़ेरे बहस है मीडिया पे और आपने इसको महसूस भी किया होगा। और अगर आपका बिल 200 यूनिट से ज़्यादा है और आपने भी इस फ़र्क के साथ बिजली का बिल भरा होगा, सिर्फ यही ज़्यादती नहीं होती, इसके आगे चल के ये हो रहा है कि अगर आपका एक महीने का बिल 200 यूनिट से ज़्यादा का है तो अगले 6 महीने आपको रेट ज़्यादा लगेगा बनिस्बत उनके जिनका पूरे 6 महीने 200 से कम यूनिट चले हों। आपको एक वाकया सुनाता हूँ और वाकया सुनाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रिजवानुज़्ज़मा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। वाकया कुछ यूँ है कि एक बादशाह जब फोत होने लगता है तो वो एक ऐलान कर देता है कि मेरी चूंकि कोई औलाद नहीं है तो मैं विरासत में अपनी बादशाह उस इंसान को दे के जाऊँगा जो मेरी जगह पे एक रात कब्र में गुजारेगा। ऐलान सुन के बड़ों के हाथ पांव फूल जाते हैं, कोई भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होता। बिलाखिर बादशाह को एक बंदा मिल जाता है जो कि कुम्हार होता है और उसकी कुल मालियत एक गधा होती है। वो बंदा भी सोचता है कि मेरे पास है ही क्या जिसके मुझे सवालों के जवाब देना पड़ेंगे, एक गधा ही तो है। तो मैं बादशाह की जगह एक रात मैं कब्र में गुजारता हूँ, उसके बदले मुझे इनाम ये मिलेगा कि सारी सल्तनत पर मेरी हुकूमत होगी, फिर मैं अपनी सारी ज़िंदगी ऐशो आराम के साथ गुजारूंगा। बादशाह भी खुश होता है और वसीयत में लिख देता है कि मेरे मरने के बाद अगर ये एक रात मेरी कब्र में गुजारता है तो मेरी जो रियासत है वो इस बंदे के नाम कर दी जाए। अब होता कुछ यूं है कि जब बादशाह फोत होता है तो वो गधे के मालिक को एक रात के लिए कब्र में लेटा दिया जाता है। जब उसको कब्र में लेटा दिया जाता है और फरिश्ते आते हैं सवालों जवाब के लिए, तो वो उनको कहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है, एक गधा मेरी मलकियत था, उसका आप लोगों ने मुझसे क्या हिसाब किताब करना है। फरिश्ते उसका नामा माल देखते हैं तो वाकई उसके मलकियत में कुछ भी नहीं होता, तो वो उसको छोड़ के जाने लगते हैं। अचानक एक फरिश्ता पीछे मुड़ता है और उसको कहता है कि आपने फलां दिन फलां मौके पर अपने गधे पर ज्यादा सामान लादा था और उस पर तूने ये जुल्म किया था। वो कहता हाँ किया था। वो कहते हैं इसकी सजा तुम्हें 100 दर्रे मारे जाएंगे। वो उसको 100 दर्रे मारते हैं। दूसरा फरिश्ता कहता है कि तूने फलां वक्त में दोपहर के टाइम तुम सो गए थे, अपने गधे को तुमने भूखा रखा और उसका तुमने सारा दिन कोई ख्याल नहीं रखा। उसने कहा हाँ वाकई ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा इसको 100 दर्रे दोबारा से मारे जाएं। बिलाकर उसको सारी रात इसी तरह कोई ना कोई उसकी जुल्म ज्यादती सामने आती रहती है, उसको सारी रात मार पड़ती। सुबह जब उसकी कब्र खोद के उसको बाहर निकालते हैं तो वो एक जंगल की तरफ दौड़ लगा देता है। वो कहते हैं ये आप कहाँ जा रहे हैं, आप तो हमारे बादशाह हैं, पूरी रियासत पे आपने अब हुक्मरानी करनी है, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारनी है। वो कहता है जी मेरी मलकियत में अगर एक गधा था तो मैं सारी रात उसका हिसाब नहीं दे सका, तो इतनी बड़ी अवाम, राया, मुल्क, कौम, रियासत, इसका हिसाब मैं कैसे दूंगा। ये कब्र और फरिश्तों वाली बात हकीकत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि एक बंदा एक गधे का हिसाब नहीं दे सकता तो वो सारी कौम का उसको हिसाब देना पड़ता है। इसी तरह अगर हमारे हुक्मरानों और हमारी इंतजामिया को ये चीज़ समझ में आ जाए कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उन्होंने कितने लोगों का हिसाब देना है, कितनी बड़ी रियासत का हिसाब देना है, तो शायद उनको रातों की नींद ना आए। ये बिल ज़्यादा क्यों होते हैं?
पहली बात तो ये है कि हमने जो बिल भरना है, जो लोग बाकायदगी से बिल भरते हैं बगैर किसी करप्शन के, बगैर किसी छेड़छाड़ के, उन्होंने 3 तरह के लोगों का बिल भरना होता है। एक उन्होंने अपना बिल भरना है, एक उन्होंने उन लोगों का बिल भरना है जिनको रियासत की जानिब से बिना अवाम की मर्जी के बिल और यूनिट माफ कर दिए जाते हैं, और एक उन्होंने उन लोगों का बिल भरना है जो रियासत की मर्जी से और अवाम की बिना मर्जी के जो लोग बिजली चोरी करते हैं। मैं आगे जाके आपको इससे निकलने का तरीका भी बताता हूं, और ये भी बताऊंगा कि हम अवाम अपने दायरे के अंदर, कानून के अंदर रहकर हम क्या कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और, हमें कह दिया गया जी 200 यूनिट से कम आपने इस्तेमाल करना है तो आपका बिल कम आएगा। आप यकीन जानिए, वो लोग जिनको यूनिट का नहीं पता होता था, वो लोग जिनको बिजली के बिल का नहीं पता होता था, वो लोग भी हर 5-6 दिन बाद, 7 दिन बाद बिजली का मीटर देख रहे होते हैं और अपने पिछले जो उनको बिल आया होता है उसके मुताबिक उसको चेक कर रहे होते हैं कि अगर महीने में 4 हफ्ते हैं तो 50 यूनिट एक हफ्ते के हिसाब से हमने इस्तेमाल करना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बिल भरना है। अब वो 2 लोग भी जिनका बिल भी इन्होंने भरना है, उनका हाल ये है कि जिनको रियासत की जानिब से बिल के अंदर यूनिट माफ कर दिए जाते हैं, जिनको रियासत फ्री यूनिट दे रही होती है, उनको चूंकि फ्री में यूनिट मिल रहे होते हैं, तो यकीन जानिए उनकी घरों के कमरों के अंदर तो है ही है, उनके गैराज के अंदर, उनके टीवी लॉन्च के अंदर, उनके बरामदों के अंदर भी एसी लगे हुए हैं, और उनके मुलाजमों के कमरों में भी एसी लगे हुए हैं। इससे बढ़कर यह कि आप चेक कर सकते हैं उनके बाथरूमों में भी एसी लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने तो हिसाब ही नहीं देना, उन्होंने तो बिजली के बिल ही नहीं देने, उनको इस चीज से तो परवाह ही नहीं है। तो उनका बिल भी ये 200 यूनिट खर्च करने वाले ने उनका बिल भरना है, और जिनके यहाँ मुफ्त यूनिट चल रहे हैं उनका भी यही हाल है। आप जिस इलाके में मुफ्त यूनिट चलते हैं, बिजली चोरी होती है, आप यकीन जानिए उनके यहाँ भी 24 घंटे उन कमरों में भी एसी चल रहे होते हैं जिनके अंदर 24 घंटे के अंदर किसी ने आना ही नहीं होता, क्योंकि उनकी तो बिजली मुफ्त की है। दूसरी चीज ये कि जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, रियासत कहती है कि हम उनका क्या कर सकते हैं। भाई, आप उनका कुछ क्यों नहीं कर सकते? क्या बिजली चोरी वो अपनी मर्जी से करते हैं? हरगिज नहीं। क्या उनके मीटर के अंदर लूप लगती है जो, या जो टेम्परिंग होती है, वो अपनी मर्जी से वो करते हैं? हरगिज नहीं होता। इनकी मंथलियां तय होती हैं, इन्होंने लाइनमैन के साथ, सुपरिटेंडेंट के साथ, मीटर रीडर के साथ तय किया होता है। या तो इन्होंने यकमुश्त उनको 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपया देकर अपना मीटर सेट करवा लिया होता है, या ये उनके साथ मंथली तय होती है कि आपका बिल 500, 1000, 1500, 2000 से ज्यादा नहीं आना, और आपने हमें हर महीने 5000 रुपया देना है। तो मैं उनको बताता चलूं कि भाई, आपने जिन लोगों के घरों के एसी चलाने के लिए और जिन लोगों पर जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, आपने उनका भी हिसाब देना है, और जिनके ऊपर आप जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, जिन लोगों को बिजली के यूनिट वध डालते हैं और जिन लोगों ने बिजली के बिलों का ज्यादा हिसाब देना होता है, आप उनका भी आपने हिसाब देना है। और जो आप मुफ्त में बिजली देने के चक्कर में अपने लिए 5,000, 10,000 रुपया कमाते हैं, वो 5-10 हजार रुपया आप अपने खानदान, बीवी बच्चों पर खर्च करते हैं, कल क़यामत के दिन आपने उनका भी हिसाब देना है। इसका बेहतरीन सा, आसान सा हल ये है कि आप चंद एक मीटर रीडर, चंद एक लाइनमैन, चंद एक सुपरिटेंडेंट, एक्सियन, एसडीओ सब इसमें मुलविस होते हैं, आप चंद एक को रंगे हाथों पकड़ें, सरेआम उनको सजा दें, यकीन जानिए पूरा मुल्क सुधर जाएगा। और ये कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वो जो करप्शन और रिश्वत की पेमेंट होती है ना, वो एक बंदे की जेब में नहीं जाती, ये मंथली पूरी तय होने के बाद, उसका हिसाब होने के बाद ये ऊपर तक जा रही होती है। तो हमने ज्यादती सहनी है। हम 200 यूनिट का बिल देते हैं 3,000 रुपया, 201 यूनिट का हम बिल देते हैं 8,000 रुपया, 5,000 रुपया हम 1 यूनिट का बिल देते हैं। क्यों देते हैं?
क्योंकि हम खामोश रहते हैं। हम उस मेंढक की तरह जो गर्म होने वाले पानी के अंदर अपने जिस्म को एडजस्ट करता रहता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ाता रहता है। एक टाइम आता है कि वो पानी जब आता है बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाता है, तो तब मेंढक बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी सारी ताकत खो चुका होता है। उस काम के अंदर जो इसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था, बाहर जंप करना चाहिए था, लेकिन वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के अंदर अपनी सारी एनर्जी खो रहा होता है। तो हम लोग भी खामोश रह के खुद को माहौल के अंदर ढा के आने वाले सख्त दिनों को हम अपने आप को उसके लिए तैयार कर लेते हैं। फिर और सख्त आते हैं, हम उसके लिए और तैयार आते हैं। अब तो हद ये है कि बिलों के अंदर लगने वाले टैक्स हमारी समझ से तो बाहर है ही है, गवर्नमेंट की समझ से भी बाहर है। मतलब जो लोग टैक्स ले रहे हैं उनको भी समझ नहीं आ रही कि हम किस चीज का टैक्स ले रहे हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, जीडीएस, उसके ऊपर एफबीआर का टैक्स, फिर और टैक्स, फिर और टैक्स, फिर टीवी का टैक्स, फिर आखिर में आ जाता है जी फर्दर टैक्स। मतलब 20 टैक्सों के बाद आपको नाम ही नहीं आते टैक्सों के, फर्दर टैक्स लिख दिया जाता है। फिर जीडीएस ऑन फर्दर टैक्स भी लग जाता है, जीएसटी ऑन फर्दर टैक्स भी लग जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आप अमीरों को नवाजने के लिए, आप फ्री यूनिट देने वालों को नवाजने के लिए, आप बिजली चोरी करने वालों को नवाजने के लिए उन लोगों के ऊपर बोझ डाल रहे हैं जो लोग बिल देते हैं, बाकायदगी से देते हैं। इवन कि अगर एक महीने का बिल किसी वजह से कोई गरीब बंदा नहीं दे सकता, अगले महीने उसका मीटर काटते हैं और साथ में नोटिस लगा जाते हैं, इस बंदे को किसी ने बिजली नहीं देनी वरना उसका भी मीटर काट देंगे। अगर कोई वो कहते हैं कि जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली, जो कानून के दायरे के अंदर रहना चाहता है आप उसको और शिकंजा है उसको आप और कसते हैं और टाइट करते जाते हैं, और जो आपके से बागी हैं, जो आपको कि वो कहते हैं कि हम खा रहे हैं आप भी खाएं, जो हराम का लुकमा खुद भी खाते हैं और गवर्नमेंट के मुलाजमीन को भी खिलाते हैं, उनके लिए आप राहें बिछाते हैं, पलकें बिछाते हैं, रेड कारपेट बिछाते हैं। कुछ थोड़ी बहुत शर्म हया होनी चाहिए। कल क़यामत के दिन आपने एक एक चीज का हिसाब देना है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अगर ये कहते हैं कि फरात के किनारे प्यास से मरने वाला कुत्ता कल क़यामत के दिन उमर से उसके बारे में पूछा जाएगा, तो यकीन जानिए बच्चों के स्कूलों की फीसें हटाकर, बच्चों के ख्वाहिशात को दबाकर, अपने घर वालिदैन की दवाई के पैसों को बचाकर, आपके जुल्म ज्यादती के बिल भरने वाला बंदा भी कल क़यामत के दिन आपका गिरेबान पकड़ेगा। हमने क्या करना है? हम आम आवाम जो इस कानून के दायरे के अंदर रहकर हमने ये करना है कि हम खाली फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर तो वैसे ही यहाँ पे तो बंद हो चुका है, सोशल मीडिया पर हमने अपना तहरीरें नहीं लिखनी। हमने ये करना है कि हम एक खत लिखें, एक मेल लिखें इंटीरियर मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, चेयरमैन वापडा को, आप और जिसको लिख सकते हैं उसको लिखें कि हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। हम 200 यूनिट का 3008 और 201 यूनिट का 8000 रुपया बिल क्यों दें? हमारे भी बीवी बच्चे हैं, हमारे भी अखराजात हैं, हमारे भी बच्चों की ख्वाहिशात हैं, हमने भी मेडिसिन लेनी है, हमने भी बाकी जिंदगी के मामला देखने हैं, घरों के किराए हैं, गैस के बिल हैं, बाकी अखराजात हैं। तो हमारे ऊपर ये जुल्म ज्यादती बंद की जाए। जब यक जुबान होकर पूरी कौम इकट्ठी होगी, जब यक जुबान होकर पूरी कौम आवाज उठाएगी, तो वो दिन दूर नहीं कि जब इनके गिरेबां और आपके हाथ क़यामत के दिन तो होंगे ही होंगे, इस दुनिया में भी आपके हाथ उनके गिरेबां पर होंगे। मैं आज से इस चीज का अज़्म करता हूं, पहल करता हूं। सबसे पहली मेल मैं लिखूंगा चीफ मिनिस्टर पंजाब को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, चेयरमैन वापडा को, इंटीरियर मिनिस्टर को आप भी लिखें। आप उनको खत लिखें, डाक के जरिए उनको खत भेजें, उसका जवाब लें उनसे। आप उनसे जवाब ले सकते हैं, वो आपके ऊपर बादशाह नहीं, वो आपके मुलाजिम हैं, वो आपका काम करने के पाबंद हैं। और हमारे जितने बैठे हैं असेंबलियों में, उनको भी अब चाहिए कि वो अवाम जिनकी मिन्नतें करके, जिनके पांव पड़ के, जिनके घरों में जा जाके आपने वोट लिए हैं, आज आप असेंबलियों में पहुंचे, तो उस अवाम के लिए आवाज उठाए, उनके दर्द को समझें,
उनकी परेशानियों को समझें, उनके दुखों को समझें और उनके लिए आवाज़ उठाएं और कोई बेहतर से बेहतर हल निकालें। आप वो लोग जो कानून के शिकंजे से बाहर हैं उनको इस दायरे के अंदर लेके आए, ना कि वो जो कानून के दायरे के अंदर रहते हैं आप उनके गिर्द दायरा मजीद तंग करते जाएं। उम्मीद करता हूँ आज की मेरी बात आपको समझ आई होगी। हमें यकजुबां होने की ज़रूरत है, हमें तुर्कियों की तरह एक कौम बनने की ज़रूरत है, वरना भेड़ बकरियों की तरह आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है, तो परसों मेरी बारी है। हम सब अपनी बारियों में काटते चले जाएंगे। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।